गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है और बहुत दिन के बाद स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो बहुत ही अच्छे से और बहुत मन से पढ़ाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत पसंद भी आएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से है। और इसके पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 14 तक मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप चैनल पर नहीं हैं, तो आप जाके वहां से अपना सेक्शन 14 तक का प्लीज कवर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है 1 to 14, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है आपको। और किसी भी एक्ट में जो हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं, कितने टोटल सेक्शंस हैं, कौन से चैप्टर में कितने सेक्शंस में कवर किए गए हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, कौन से सेक्शन बताइए, कंटेंट से आपको याद कर लेना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि एमपी और उत्तराखंड की वैकेंसी आपके सामने है। और उत्तराखंड में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यूपी में भी है, बिहार में भी है और झारखंड में भी है। तो आने वाले कुछ मंथ्स में आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर कीजिए, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि ये वाला पेपर मुझे बहुत भारी लगता था पढ़ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था जब ये नया नया वक्त की बात है। लेकिन अब सबसे आसान पेपर मुझे यही लगता है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं चैप्टर 7 दान के विषय में। 122 से लेके सेक्शन 129 तक इस चैप्टर में कवर किया गया है। और इसमें मैं एक बात बता दूं आपको कि इस चैप्टर में आपको एक भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनसे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर का तो ये हिसाब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पता चला है कि इसमें एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। कभी कभार 2 भी रहता है, लेकिन एक तो रहना ही रहना, एक तो कंपलसरी है। तो अच्छे से तैयार करना ही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 122 की बात करते हैं, जो कि दान की परिभाषा ही बताता है। तो जब हम दान के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जान लें कि दान कौन कर सकता है, दान होता कैसे है और दान किस तरह की संपत्तियों का किया जाता है और कब किया जाता है। तो सबसे पहले वर्तमान संपत्ति का हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। उस संपत्ति का अंतरण होगा यहाँ पे दान के विषय में। गिफ्ट आप वही चीज कर सकते हैं जो आपके पास एग्जिस्ट करती है, जिस संपत्ति का अस्तित्व है, जो आपके पास मौजूद है, आपके पोजीशन में है, आपके ओनरशिप में है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वैसी संपत्ति का अंतरण दान में आप नहीं कर सकते जो अभी आपके पास मौजूद ही नहीं है, आई मीन फ्यूचर गुड्स। अब आप देखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वहां पे बताया गया है कि आप फ्यूचर गुड्स का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी हम आज के आज जो है जो फ्यूचर गुड्स है उसका हम कॉन्ट्रैक्ट अभी से कर सकते हैं, हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए ट्रांसफर हम उसका तभी करेंगे जब वो बन के रेडी हो जाएगा, यानी जब वो मेरे पास होगा। लेकिन दान के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो दान है वहां पर यही बोला गया है कि वैसी ही प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफर कीजिए जो आपके पास मौजूद है, जिसका कुछ अस्तित्व है, जो अभी है दुनिया में। दूसरा, जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति का भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को ही आप दे सकते हैं किसी को भी गिफ्ट में। अब जो व्यक्ति देता है दान को, जो व्यक्ति दान करने वाला है, वो दाता कहलाता है, यानी डोनर। और जो व्यक्ति लेता है उसको आदाता कहते हैं, यानी डोनी। अब कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जहां पे बोला गया है कि सिर्फ एक्सेप्टर, यानी जो प्रतिग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है वही कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा, जिसने प्रतिग्रहण किया है उसने ही सारा काम करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आदाता की तरफ से कोई और भी है जो कि यहाँ पर प्रतिग्रहण कर सकता है। यानी जो एक्सेप्टर है अगर वो ना करे, उसका मान लीजिए कि उसका एजेंट है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या कोई और अदर पर्सन जिसको वो सामने करे और कहे कि ये मेरे बदले में ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर प्रतिग्रहण करता हो सकता है। ये तो हो गया। अब अंतरण स्वेच्छा से होना चाहिए। अंतरण स्वेच्छा का मतलब ये होता है कि आप किसी मजबूरी में तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, मतलब आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर आपको करना पड़ रहा है, तो हैव टू डू वाली सिचुएशन यहाँ नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पर आपने वॉलेंट्री ट्रांसफर किया है, अपनी खुद की मर्जी से, पूरे होश हवास में, पूरी इच्छा से आप किसी को दान कर रहे हैं, उसमें आपकी कोई मजबूरी शामिल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में बिना कंसिडरेशन की कंप्लीट होती ही नहीं है कोई बात, और अगर बिना कंसिडरेशन आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा है कि यहाँ पे जब भी आप किसी को दान करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो आप बदले में उससे कुछ नहीं लेते। वैसे तो ये बात हमारे आम जिंदगी में भी जाहिर है कि अगर हम जब भी किसी को गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट के बदले में हम गिफ्ट नहीं लेते। ये अलग बात है कि हम बर्थडे पार्टी सब में पहले जाया करते थे बचपन में, तो वहां पे हमें रिटर्निंग गिफ्ट मिलता था, तो उसका संबंध यहाँ पे इससे नहीं है, वो अलग चीज है। खैर, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी को गिफ्ट करते हैं, दान करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो आपको विदाउट कंसिडरेशन ही करना होगा। अब बात आती है कि प्रतिग्रहण करना कब होगा, कब प्रतिग्रहण किया जा सकता है। तो प्रतिग्रहण तो वही है, आदाता को ही करना है। अब वो कब कब कर सकता है ये भी यहाँ पर मायने रखता है जानना। ऐसा नहीं कि कभी भी कर देंगे, कभी भी देख लेंगे, नहीं। दाता के जीवन काल में ही, यानी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर, जब तक दाता जिंदा है, देने वाला व्यक्ति जीवित है, उसके जीवित रहते रहते ही आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और एक और बात है, जब तक वो देने में समर्थ है, यानी डोनर जब तक कैपेबल है कि वो आपको प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, तब तक में आपको ले लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है इस सेक्शन का कि प्रतिग्रहण करने के पहले ही, यानी प्रॉपर्टी का दान एक्सेप्ट करने के पहले ही आदाता मर जाए, डोनी जिंदा न रहे, तो वहां पर दान शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यानी जिसको आपको देना है वो ही जिंदा नहीं रहेगा, तो आप दान देंगे किसको। तो यहाँ पर यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सेक्शन 122 में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताए, और आप वीडियो को बार बार सुनिएगा, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आने वाली है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को आप जितनी जल्दी हो सके तैयार कर लीजिए अकॉर्डिंग टू बिहार जुडिशरी या फिर यूपी जुडिशियल सर्विस या फिर उत्तराखंड, तो खैर जिन्होंने भरा है उनके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं इससे संबंधित अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो, या कुछ भी आपको बोलना है, मुझसे बात करनी है तो आप कर सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें बेसिक की बहुत नीड है, जिनका बेसिक बहुत वीक है, शायद मैं उनके कुछ काम आ सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सिर्फ व्यूअर्स हैं, तो सब्सक्राइब करें। और मुझे थोड़ी इससे मोटिवेशन भी मिलेगी और आपसे हेल्प भी मिलेगी। और नहीं करना चाहते हैं तो इट्स योर कॉल, इट्स ओके। तो आप ठंड है बहुत, काफ़ी अपना ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सेक्शन 123 चैप्टर 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ही। बाय बाय एंड टेक केयर।